वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। ये बेसिकली सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम 2.6 से लेकर 2.10 तक का वो करेंगे आज और इसको ख़त्म कर देंगे। स्टार्ट करते हैं डिफेंस इंडिजिनाइजेशन से। रिसेंटली पार्लियामेंट्री पैनल ने एक्सप्रेस करा है कंसर्न ओवर इंडिया जो स्पेंड कर रहा है डिफेंस रिसर्च पे। वो शो कर रहा है कि लो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन हो रहा है। इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो रिमेन रहा है लेस देन 1% ऑफ GDP लास्ट 5 ईयर्स में। 6% जो DRDO को जाती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है R&D पे जाती है डिफेंस बजट का, जो कि बहुत कम है। अगर आप देखो तो जब जैसे चाइना और USA का भी, USA का 12% है और चाइना का 20% है। DRDO जो है यहाँ पे शॉर्टफॉल है 808 साइंटिस्ट की, जो कि स्लाइटली मोर देन 10% है लेस सैंक्शन स्ट्रेंथ की। 2021-2022 में एलोकेशन जो 31,000 करोड़ का हुआ है, उसमें से 11,821 करोड़ जो है यूटिलाइज हुआ था दिसंबर में। और 2021 में ये बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ऑपरेशनल नीड्स पे और R&D पे। इसके अलावा साइबर क्राइम जो नेक्स्ट न्यूज़ है, उसमें NCRB के डेटा के हिसाब से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से, इंडिया ने रिपोर्ट करा है 11.8% जंप साइबर क्राइम में 2020 में। साइबर क्राइम क्या है? एक डिफाइन है अनलॉफुल एक्ट होता है जहाँ पे कंप्यूटर एज अ टूल यूज़ करते हैं। टूल यूज़ होता है जो टारगेट करता है दोनों को, और ये क्रिमिनल एक्टिविटी जो कंप्यूटर यूज़ होता है एज अ इंस्ट्रूमेंट जो क्राइम्स को टेक प्लेस करने के लिए होता है, इसी को ही साइबर क्राइम बोला जाता है। इंडिया में क्या लॉ है जो रिकग्नाइज करता है? IT एक्ट 2000 का प्रोवाइड करता है लीगल रिकग्निशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और साइबर क्राइम्स को। स्टेटस क्या है साइबर क्राइम का? NCRB डेटा के हिसाब से क्राइम इन इंडिया 2020 का जो साइबर क्राइम है इंक्रीज़ हो गया 4 टाइम्स और 306% हुआ है लास्ट 4 ईयर्स में। जो रेट ऑफ साइबर क्राइम है इंसिडेंट पर लाख पॉपुलेशन है इंक्रीज़ हुआ है 2020 में। इंडिया ने जंप करा है 37 प्लेसेस टू 10th पोजीशन, जो कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 का शोकेस करता है कंट्री की कमिटमेंट टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी। तो प्रेजेंट साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है इंडिया में? पहला है नेशनल क्राइम सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली गवर्नमेंट को एक क्रिएट करती है एक सिक्योर रेजिलिएंट साइबर स्पेस इकोसिस्टम, जो बेसिकली रेगुलेटरी फंक्शन या फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करती है। फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020 की जो है, ये कॉन्सेप्ट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का, जो बेसिकली इंश्योर करता है सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड, रेजिलिएंट, वाइब्रेंट साइबर स्पेस जो नेशन की प्रॉस्पेरिटी पे रहता है। अदर इनिशिएटिव जो कॉम्बैट करते हैं साइबर क्राइम का, वो है इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो रोल आउट होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका पीरियड 2018-20 का है। ये बेसिकली कॉम्बैट करती है साइबर क्राइम कंट्री में और कोऑर्डिनेट करती है इफेक्टिव मैनर में। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है CERT इन जो है एक नेशनल एजेंसी है जो बेसिकली रिस्पॉन्ड करती है टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ IT एक्ट 2000। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है एक मल्टी स्टेक होल्डर साइबर सिक्योरिटी है, रेजिलियंस एजेंसी है CERT के अंदर। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है NCIIPC, ये बेसिकली क्रिएट हुआ था IT एक्ट 2000 के अंडर, जो कि अमेंड हुआ था 2008 में। इसको नेशनल नोडल एजेंसी डेजिग्नेट करते हैं जो बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं सेफ, सिक्योर, रेजिलिएंट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए होते हैं। फिर आपका सेंटर साइबर स्वच्छता केंद्र है, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर जो बेसिकली लॉन्च होता है और डिटेक्शन करता है मैलिशियस प्रोग्राम्स के और प्रोवाइड करता है फ्री टूल्स जो रिमूव करता है इसको। यहाँ पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है जो बेसिकली कैटर करता है कंप्लेंट्स जो कि साइबर क्राइम्स पे होती है। इसमें स्पेशल जो फोकस करा जाता है साइबर क्राइम्स पे करा जाता है अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर आपका नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एक्सरसाइज जो है NCX इंडिया जो का एम है कि वो ट्रेन करते हैं सीनियर मैनेजमेंट और टेक्निकल पर्सनल गवर्नमेंट या क्रिटिकल सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो कंटेम्प्रेरी साइबर थ्रेट्स पे बात करते हैं, हैंडल करते हैं साइबर इंसिडेंट्स और रिस्पांस को, और ये कंडक्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है इशू करती है डायरेक्टिव्स जो कि बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पे है, रिपोर्ट करती है साइबर इंसिडेंट्स जो कि आपका आता है सेक्शन 70B ऑफ IT एक्ट 2000 की। गाइडलाइंस की बात करें, जितने भी गवर्नमेंटल और प्राइवेट एजेंसी है वो बेसिकली रिपोर्ट कर रहे हैं साइबर ब्रीच इंसिडेंट्स CERT के अंडर विद इन 6 आवर्स,
जितने भी सर्विसेज है प्रोवाइडर्स जैसे इंटरमीडिएट डेटा सेंटर्स गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास ये मैंडेटरी है कि वो इनेबल करे आईसीटी सिस्टम और बेसिकली सिक्योर करे पीरियड रोलिंग पीरियड को 180 डेज़ का जो रहता है सेम जो है मेंटेन होगा इंडियन जुडिशन के अंडर। वर्चुअल प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और बेसिकली रजिस्टर करते हैं एक्यूट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्सक्राइबर नेम्स, और कस्टमर हायरिंग सर्विसेज होती है यहाँ पे मेंटेन करते हैं 5 साल के लिए ड्यूरेशन जो उनका होता है और लॉ के हिसाब से मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हार्मेटिक वाइपर, एक डेटा वाइपर मैलवेयर है जो बेसिकली डिटेक्ट करता है कंप्यूटर्स यूक्रेन में। जब डाउनलोड करता है ये इरेज करता है जितने भी डेटा है और डिवाइस पे जो टारगेट करता है मैनर जो डेटा को देखता है वो इरिट्रीवेबल है। और मैलवेयर जो है ये कलेक्टिव नेम है मेलिशियस सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स का जिसमें वायरसेस रैंसमवेयर और स्पाईवेयर भी आते हैं। तो ये हार्मेटिक वाइपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूक्रेन में डिटेक्ट करा गया था। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 70 क्लॉज बी भी इम्पॉर्टेंट है IT एक्ट का, जो बताता है जो गाइडलाइंस देखता है बेसिकली एमरजेंसी सिचुएशन पे। अदर न्यूज़ क्या है, पहला है स्पिल इंटरनेट। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से एक स्प्लिंटर आया है इंटरनेट पे। स्पिल इंटरनेट क्या है, बेसिकली इंटरनेट जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है ड्यू टू नेशनल फिल्ट्रेशन कंटेंट या ब्लॉक कर रहे हैं एक दूसरे का इंटायरली फॉर पॉलिटिकल पर्पस। एग्जांपल क्या है, चाइना का ग्रेट फायर वॉल है जो बेसिकली अमेरिकन हाई टेक या टेक जाइंट्स को दूर रखता है, और ये इंडिजीनियस है, मतलब खुद का चाइना अपना खुद का क्या कहते हैं फायर वॉल है, गूगल वगैरह यूज़ नहीं करते वो लोग। रशिया में 2019 में एक सॉवरेन इंटरनेट लॉ पास हुआ था जिसको ऑनलाइन आयरन कर्टेन बोला जाता है, जो बेसिकली इनेबल करता है कंट्री की कि वो डिस्कनेक्ट करे इंटरनेट से फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो चाइना से है ये इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पे विद एन आई ऑन द पैसिफिक ओशन जो चाइनीज़ के प्रीमियम थे उन्हें प्रपोज करा है कि नया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसके हिसाब से जो चाइना की अगर बात करें तो न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है बेसिकली कोल्ड वॉर के मेंटालिटी के अगेंस्ट वर्क करता है, ये पावर पॉलिटिक्स और ब्लॉक कन्फ्रंटेशन। ठीक है, बेसिकली काउंटर करता है US इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कॉड जो है, जिसमें इंडिया US है, ऑस्ट्रेलिया जापान जो है ग्रुप है, और ऑकस है जो ऑस्ट्रेलिया UK US का ग्रुप है, उसको काउंटर करने के लिए ये इनिशिएटिव है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो इम्प्रूव करता है सोशल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमूव करता है हैबिटेशन, प्राइमरी जो बेसिकली चाइना से आ रहे हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और डेवलप होता है बैकड्रॉप जो चाइनीज़ का सेटअप करता है मॉडल विलेजेस इंडिया और भूटान बॉर्डर्स के हिसाब से। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रेंथन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द बॉर्डर, फिर इंश्योर करता है आपका रेजिडेंट जो अबैंडन नहीं करे उस विलेजेस को और यहाँ पे सर्च करे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अदर एरियाज़ में भी। एक्टिविटीज़ क्या इंक्लूड करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, टूरिस्ट सेंटर्स है, रोड कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट टू होम एक्सेस है, दूरदर्शन का, एजुकेशन चैनल का, और सपोर्ट करते हैं लाइवलीहुड जनरेशन का। अदर गवर्नमेंटल स्टेप्स क्या है जो इंप्रूव करते हैं बॉर्डर विलेजेस, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1986-1987 में, जो बेसिकली डेवलपमेंट नीड्स को देखता है लोगों की रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में जो बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास रहते हैं। यूनियन बजट 2023 और 22 और 23 में ये इंक्रीज़ कर दिया है कैपिटल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बाय 40% एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो है बीम की बात करें तो गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करा है सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट के हिसाब से रहता है 2021 और 22 का टू 2025 और 26 का। BIM स्कीम जो है बेसिकली क्रिएट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर फेंस की होती है, बॉर्डर फ्लड लाइट्स की होती है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन पे होती है, बॉर्डर रोड्स और बॉर्डर आउटपोस्ट पे रहती है, कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं उसका जो बेस सिक्योर रहता है इंडिया के बॉर्डर्स के साथ विद पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान। अदर इनिशिएटिव जो बॉर्डर मैनेजमेंट का है वो है इंटीग्रेशन होता है कम्युनिकेशन सर्विलेंस इक्विपमेंट का जो बेसिकली मॉनिटर करते हैं जम्मू में। फिर यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो इंप्रूव करता है कैपेबिलिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो भी देखता है ये। इसके अलावा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर। फिर आपका प्रोजेक्ट बोल्ट QIT है, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकल डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक जो बेसिकली रिवराइन एरियाज़ पर रहता है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स का।
एक्स्ट्राडिशन की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है कि यूनियन होम सेक्रेटरी से कि एक्सप्लेन करे गवर्नमेंट का स्टैंड गैंगस्टर पे जो अब्बू सलीम है, ठीक है। कंटेंशन ये था कि ही कैन नॉट बी सेंटेंस बियॉन्ड 25 ईयर्स इन प्रिजन एज पर द ये आपका सॉवरेन अश्योरेंस जो दी गई है पोर्चुगल अथॉरिटी को एक्स्ट्राडिशन की, ठीक है। अरेस्ट हुआ था पोर्चुगल में, एक्स्ट्राडिट हुआ था इंडिया में, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और फिर यहाँ पे सेंटेंस उनको मिला था लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, जो कि ये 1993 के जो मुंबई ब्लास्ट में हुआ था, ये आतंकवादी जो अब्बू सलीम है, तो ये बाद में पोर्चुगल भाग गया होगा और वहाँ पे इसको अरेस्ट करा गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, एक्स्ट्राडिशन क्या है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है एक्स्ट्राडिशन एक पार्ट है डिलीवरी का फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये बेसिकली क्राइम से डील करता है। फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल है जो इंडिया से क्राइम करके भागा है बाहर, तो और वो सीरियस क्राइम करके भागा है, तो फिर उसको वापस लाना पड़ेगा ताकि उसको क्रिमिनल पनिशमेंट मिले, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 में ये बेसिकली गवर्न करता है एक्स्ट्राडिशन फ्यूजिटिव का जो इंडिया से भागे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। इस एक्ट के अंदर कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से काम करता है, जहाँ पे इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ जो है कॉमन पार्टीज़ पे होते हैं और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का ये रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है सेंट्रल अथॉरिटी है जो बेसिकली एक्स्ट्राडिशन का दिखता है, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग की बात करें तो एक इनिशिएटिव है जो बेसिकली रिसिप्ट देखता है, रिक्वेस्ट देखता है एक्स्ट्राडिशन का थ्रू फॉलोइंग मोड्स। पहला है डायरेक्टली ये डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू करता है जो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ है या जो भी स्टेट है। फिर एक रेड नोटिस रिसीव करते हैं इंटरपोल या सेटल करते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के ये हिसाब से। कोई भी एक्टिविटी जो कनेक्टेड है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो कि एक इंक्लूसिव है, कंसीलमेंट हो सकती है, पोजेशन हो सकती है, इनकम पास करती है विद इन द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्शन 3 PMLA रजिस्ट्रेशन के अंदर। पटिशन ने आर्ग्यू करा था सेक्शन 3 जो PMLA का है वो बेसिकली पढ़ा जाए, वो मियर यूज़ ना हो, प्रोसीजन जो है प्रोसीड जो है क्राइम का वो टेंटोनमेंट नहीं हो, ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग पे हो। सेक्शन 3 जो है PMLA का वो जो सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है, इंडल्ज करता है, नोइंगली असिस्ट करता है, पार्टी है, एक्चुअली इन्वॉल्व है कोई भी प्रोसेस में, एक्टिविटी के कनेक्टेड है, जो प्रोसीड है क्राइम का, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं अनटेम्ड प्रॉपर्टी, वो भी गिल्टी होना चाहिए लॉन्ड्रिंग का। PMLA की बात करें तो ये बेसिकली फाइट करता है अगेंस्ट द क्रिमिनल ऑफेंस जो लीगलाइज करता है इनकम प्रॉफिट जो इलीगल सोर्सेज से आती है। बेसिकली ये इनेबल करता है अथॉरिटी को कि कॉन्फिस्केट करे प्रॉपर्टी जो अर्न हुई है फ्रॉम इलीगल गेन प्रोसीड्स। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफेंसेस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जो एक प्रोसेस है मेकिंग इलीगल गेन्स प्रोसीड है अपीयर जो होता है लीगल में। इसके अलावा सिविल लाइबिलिटी जो है न्यूक्लियर डैमेज एक्ट तो 2010 का हिसाब से बात करें तो यहाँ पे न्यू इंडिया अश्योरेंस जो है इंश्योर करता है कंडलुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन के हिसाब से है। न्यूक्लियर प्लांट जो है दो चीज़ कवर करता है, एक प्रॉपर्टी कवर करता है, एक लाइबिलिटी कवर करता है, ठीक है। लाइबिलिटी जो आती है कवर होती है न्यूक्लियर प्लांट पे, वो बेसिकली इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल देखता है जो कि फॉर्म हुआ है जनरल इंश्योरेंस के और मैनेज होता है स्टेट ओन्ड री इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC के द्वारा करता है। INIP जो है ये इंश्योरेंस कवर देता है लाइबिलिटी जो प्रिस्क्राइब होता है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज के अंदर। CLDA एक्ट जो है बेसिकली इनैक्ट हुआ है, वो बेसिकली कंपनसेशन देता है विक्टिम्स को जो डैमेजेस सफ़र करते हैं न्यूक्लियर इंसिडेंट्स में थ्रू नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम। जो एक्ट है बेसिकली फैसिलिटेट करता है इंडिया को एज अ बिकमिंग अ स्टेट पार्टी जो कन्वेंशन पे देखता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन न्यूक्लियर डैमेज का। इसमें की फीचर्स है एक्सक्लूसिव जुडिशियल कॉम्पिटेंस और ये मैकेनिज्म जो प्रोवाइड करते हैं कंपनसेशन। फिर आपका चैनलाइज करता है लाइबिलिटी जो ऑपरेटर्स का होता है, ऑपरेटर्स का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी जो कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश है या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो कि ग्रांट है लाइसेंस मिला है परस्यूट टू लिमिटिंग लाइबिलिटी ऑफ ऑपरेटर इन अमाउंट एंड टाइम भी होता है। यहाँ पे मैंडेटरी कवरेज मिलता है ऑपरेटर्स के थ्रू, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योरेंस मिलता है यहाँ पे।
अब यहाँ पे कन्वेंशन क्या है, जो सप्लीमेंट्री कंपनसेशन देता है न्यूक्लियर डैमेज को, ये CSC जो है आपका कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज जो है, क्योंकि इंडिया इसका एक पार्टी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 1997 में आया था। लाइबिलिटी इसकी ये रहती है कि कंपनसेशन देता है उन विक्टिम्स को जो सफ़र कर रहे हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट को। ये जो स्टेट है विच इज़ पार्टी, या तो 1963 के कन्वेंशन वियना कन्वेंशन के हिसाब से चले जो सिविल लाइबिलिटी की बात करता है, या 1960 के पेरिस कन्वेंशन की बात करता है जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की बात करता है इन द फील्ड न्यूक्लियर एनर्जी, जो एक पार्टी बन जाता है CSC का। फिर आपका यहाँ पे स्टेट है जो पार्टी नहीं है आइदर दीज कन्वेंशन, ये भी बन सकता है पार्टी CSC का, अगर इसके इंटरनेशनल लॉ जो है नेशनल लाइबिलिटी पे रहते हैं, कंप्लाइंस पे रहते हैं विद द प्रोविजन CSC और एक्ट करते हैं। फिर आपका इंडिया नॉट बीइंग पार्टी वियना का या पेरिस कन्वेंशन का, वो साइन करते हैं CSC को 2010 में ऑन द बेसिस ऑफ CLD एक्ट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हैकर्स जो रिपोर्ट करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट ट्रोजन शैडो पैड जो है टारगेट करते हैं स्टेट लॉर्ड डिस्पैच सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल है रियल टाइम ग्राइड कंट्रोल के, इलेक्ट्रॉनिकली ये डिस्पैच करते हैं, बट ये सक्सीड नहीं करते बिकॉज ये सेफ गार्ड करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि देखते हैं में क्या क्या आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला है ये बेसिकली एसेंशियल फिजिकल चीज़ों को देखता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को देखता है जो बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं, नेटवर्क करते हैं, सर्विस करते हैं, एसेट करते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं और सीरियस इम्पैक्ट देते हैं हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक या सोशल वेलबींग, इफेक्टिव फंक्शनिंग गवर्नमेंट की होती है। पॉलिसी मेजर की बात करें तो यहाँ पे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी है 2013 का, जो बेसिकली सिक्योर करता है रेजिडेंट साइबर स्पेस सिटीजन के लिए, बिजनेस के लिए और गवर्नमेंट के लिए। फिर आपका नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है जो बेसिकली रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है नेशंस को, नेशन के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा यहाँ पे आपका इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी है CERT, जो एक नेशनल नोडल एजेंसी है जो बेसिकली इसका कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को देखते हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है जो बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट एजेंसीज़ को डिफरेंट लेवल पे। अदर इनिशिएटिव की बात करें तो गाइडलाइंस जो साइबर सिक्योरिटी या पावर सेक्टर को देखती है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को देखती है जो बेसिकली इसको देखती है, फायर इसको देखती है, स्पेशलाइज करती है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम। और यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्सपा की है न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट है। आफ्सपा जो है रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने विड्रॉ करा है आफ्सपा 1958 का जो रूल है नॉर्थ ईस्ट से, आसाम, नागालैंड, मणिपुर से, ANM से याद कर सकते हो। आफ्सपा जो है पहला जो इनैक्ट हुआ था वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे हुआ था 1942 में, और ये वाइसरॉय लिंग ग्रो ने करा था जो कि आर्म फोर्सेस का है लाइसेंस टू किल जब इंटरनल डिस्टर्बेंस आती है। आफ्सपा की बात करें तो ये बेसिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देती है, इम्यूनिटी देती है आर्म फोर्सेस को कि वो लॉ एंड ऑर्डर को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टर्ब एरिया में लॉ एंड ऑर्डर लाना यहाँ पे डिक्लेयर करा गया है सेक्शन 3 में आफ्सपा के अंडर। ये एरिया जो डिस्टर्ब होता है ये बेसिकली डिस्प्यूट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो रिलीजन के बीच में हो सकता है, रेशियल लैंग्वेज कोई भी चीज़ पे बेस पे होता है। फिर आपका यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नर ऑफ द स्टेट है या एडमिनिस्ट्रेशन है यूटी का, वो डिक्लेयर कर सकती है होल पार्ट ऑफ द स्टेट या यूटी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। सेक्शन 4 जो है आफ्सपा का ये पावर करता है आर्म फोर्सेस को, जिससे प्रोविजन है लीगल इम्यूनिटी होती है फ्रॉम देयर एक्शन, अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी विदाउट एनी वारंट, स्टॉप और सर्च कर सकते हैं व्हीकल्स को। प्रेजेंटली आफ्सपा जो है ऑपरेशनल है आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, नागालैंड, मणिपुर में और पार्ट्स ऑफ AP में। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जो है यहाँ पे आए थे इस एक्ट के अंदर जो आर्म फोर्सेस के अंडर है 1990 के। इसके अलावा इंटरस्टेट डिस्प्यूट जो है नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल, असम की बात करें तो दोनों जो स्टेट से अग्री हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जो बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स ने करी हैं, जो एंड करती है डिस्प्यूट को टाइम बाउंड मैनर में, और ये सिमिलर अग्री हुआ है असम और मेघालय के बीच में। स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न के वो लार्जली असम से निकले हैं, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट जो है सेवरल स्टेट के साथ हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट जो अरुणाचल और असम के बीच में हुआ है, और जब अरुणाचल प्रदेश ने रिफ्यूज़ करा था एक्सेप्ट करने के लिए 1951 का नोटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बरदौली कमेटी, ये बेसिकली बाउंड्री डिलिनेशन के होता है। फिर डिस्प्यूट बिटवीन बोथ स्टेट्स जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा मेघालय, असम
बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो असम मेघालय ने साइन करा है एग्रीमेंट जो रिजॉल्व करता है 50 ईयर्स का जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये बेसिकली 6 आउट ऑफ 12 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स को देखता है, जिसमें 70% जो है 885 का बाउंड्री है यहाँ पे। फर्दर जो डेलिमिनेशन एंड डिमार्केशन है ये बेसिकली सर्वे करता है, कंडक्ट करता है सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें बोथ स्टेट्स इन्वॉल्व है और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए करता है। 2021 में यहाँ पे दोनों स्टेट्स ने अडॉप्ट करा था गिव एंड टेक पॉलिसी, जो स्टार्ट करता है प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग बाउंड्री डिस्प्यूट। और यहाँ पे 3 रीजनल कमेटी है जो बेसिकली 5 म्यूचुअली अग्रीड प्रिंसिपल पे रही है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, एथनिसिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन है, कंटीजेंटी है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट जो है यहाँ पे डिफरेंट रीडिंग भी है, डिमार्केशन करती है बाउंड्रीज़ को, जो कि अग्रीमेंट पे रहती है इन द टाइम ऑफ क्रिएशन जो मेघालय का एज अ सेपरेट स्टेट असम से 1972 में। मेघालय के अलावा यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट भी है जो बेसिकली बड़े सारे स्टेट्स में जो लार्जली कार्ड आउट होते हैं असम नागालैंड से, और जो नागालैंड आया था 1963 में, फिर अरुणाचल प्रदेश आया था 87 में, मिज़ोरम में उसी टाइम पे आया था। त्रिपुरा और मणिपुर जो है पहले वो प्रिंसली स्टेट के जो थे वो एनेक्स नहीं थे, बट यहाँ पे कोई बॉर्डर इशू नहीं था उस टाइम पे। नेक्स्ट है आपका डेफ कनेक्ट 2.0। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेसिकली रोल आउट करा है स्कीम्स डिफेंस स्टार्टअप्स का ड्यूरिंग डेफ कनेक्ट 2.0। डेफ कनेक्ट क्या है, ये बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए था इन्वेस्टर्स जो या इनोवेटर्स जो इंडिया से है लीडिंग इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर में। तो यहाँ पे इंटेक्स प्राइम था, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, बेसिकली सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट्स को जो बियॉन्ड 1.5 करोड़ तक आते हैं टू 10 करोड़, हेल्प करता है ग्रोइंग स्टार्टअप्स के लिए डिफेंस सेक्टर में। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्रिएट करता है कि इकोसिस्टम एसेंशियल रहता है, फॉस्टर रहता है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली जो डिफेंस एरोस्पेस में आता है। इंटेक्स जो है एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क भी है जो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल पर्पस जो है इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज है डिस्क 6, ये बेसिकली एम करता है सपोर्ट करता है स्टार्टअप एमएसएमई को, इनोवेटर्स को क्रिएट करता है, प्रोटोटाइप्स या कमर्शलाइज प्रोडक्ट को देता है, सोल्यूशन करता है एरिया में। नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी का डिस्क जो है लॉन्च हुआ था, मोदी ने करा था, पार्टनरशिप है यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन। 3rd एडिशन जो इनोवेट फॉर डिफेंस इंटर्नशिप है, ये बेसिकली I4D है, 2 महीने की लॉन्ग एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया के लिए। फिर प्लेसेस इन न्यूज़ में जो है आपका नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है जर्मनी सस्पेंड करी है सर्टिफिकेशन प्रोसेस नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का रशिया से। नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात करें यहाँ पे तो ये 1230 किलोमीटर की लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जिसका रेंज आपका होता है उस लंग से रशिया से ग्रिफ्स वॉल से जर्मनी थ्रू द बाल्टिक सी, कैरी करता है 55 बिलियन का क्यूबिक मीटर गैस का पर ईयर का। डिज़ाइन होता है, डबल करता है रशिया की गैस एक्सपोर्ट जर्मनी का। तो आप देख सकते हो रशिया और जर्मनी का यहाँ पे है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सस्पेंड कर दिया इस चीज़ को, सर्टिफिकेशन प्रोसेस नॉर्थ स्ट्रीम 2 का। दूसरा है आपका ये है फाल्कलैंड आइलैंड का, अर्जेंटीना ने एक्नॉलेज करा इंडिया का सपोर्ट जो रिजॉल्व करता है फैकलैंड डिस्प्यूट का। फैकलैंड बेसिकली एक सब्जेक्ट है सॉवरेन डिस्प्यूट का, जो कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में जो ब्रीफ करता है, बट बिटर है यहाँ पे वॉर है टेरिटरी के बीच में 1982 का। लोकेट है साउथ अटलांटिक ओशन में, जो कॉस्ट है आपका अर्जेंटीना का। फिर तंजानिया की बात करें तो ये इसका जो कैपिटल है वो दरुसुलम है, तंजानिया का कैपिटल आप देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है। और फिर दो माह है इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल। समाया सुलेहू हसन जो है इसका पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया का। तंजानिया बेसिकली ईस्ट अफ्रीका में, जिसमें जंजीबार है, बेम्बू माफिया है यहाँ पे। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो सिस्टम है उसकी वजह से नॉर्थ साउथ ट्रेंडिंग ब्रांचेस है मेनलैंड तंजानिया का। वॉल्केनो की बात करें तो माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। लेक है आपका लेक विक्टोरिया, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ में। लेक तांगयानिका जो है वेस्ट में, लेक न्यासा साउथ वेस्ट में। फिर आपका तुर्कमेनिस्तान की बात करें जिसका कैपिटल अशगाबाद है। रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से EU कंट्री अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को देख रही है, पर्टिकुलरली तुर्कमेनिस्तान को देख रही है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैस है। पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो ये लोकेटेड है साउथ वेस्ट में सेंट्रल एशिया के। 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिवीज़न है, एक तो ओशियस रीजन है जिसमें वाटर सप्लाई ज़्यादा है, और फिर एक डेजर्ट रीजन है जहाँ पे वो ऑक्यूपाई करता है 9/10 ऑफ द तुर्कमेनिस्तान
टेरिटरी। रिवर कौन सी है? अमू दारिया, जो कि एंशियंट ऑक्सस रिवर है, जो फ्लो करती है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से थ्रू एरियल सी। तो एरियल सी आप देख सकते हो यहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो, ऊपर टॉप पे है बिल्कुल तुर्कमेनिस्तान है, फिर ऊपर है कजाकिस्तान और नीचे अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी है। इसके अलावा रेड सी की बात करें तो ये रेड सी जो है वर्ल्ड का नॉर्थ मोस्ट एंड ट्रॉपिकल सी है, जो एशिया और अफ्रीका के बीच में है, ठीक है। पार्ट इसका ग्रेट रिफ्ट वैली है, इजिप्ट है, सूडान है, इथरिया है, दिजोती है जो वेस्टर्न शोर पे है, फिर यमन और सऊदी अरेबिया जो ईस्टर्न शोर में है। इसके अलावा यहाँ पे जो हाई हीट है या लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन है, उनका हाई सैलिनिटी है, जो पार्ट है इसका ग्लोबल 2000 में इको रीजन में जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पे रहता है। इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो ये बेसिकली डॉट फेस कर रहा है 40 ईयर्स से, और ये यूएन बोल रहा है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें तो ये हॉर्न जो है होम है 4 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ का। सोमालिया, यूथोपिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अभी, सूडान के बाद हो गया है यूथोपिया शायद लार्जेस्ट कंट्री इसका अफ्रीका का। दिजोती है और इथरिया है। जोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्केप है, लैंड फीचर है सोमालिया का, और ये इथरिया का कोस्ट है, फिर ओकदन डेजर्ट भी है, ठीक है। उसके बाद यूथोपियन हाईलैंड भी है। यहाँ पे रिवर जो है इम्पोर्टेंट है, नाइल रिवर है और जुबा शबेल रिवर है। नाइल रिवर सबसे बड़ी वैसे है ये आपका अफ्रीका में जो है। फिर आपका टर्की की न्यूज़ है। टर्की लार्जेस्ट पेनिनसुला है जो ब्रिज करता है दो कॉन्टिनेंट को, कौन कौन से? एशिया को और यूरोप को। तो एशिया का एंटोलियन प्लेटू है और यूरोप का ईस्टर्न थरेस है। फीचर क्या है इसका? लार्जेस्ट लेक कौन सी है? वैन है। रिवर्स कौन से? यूफ्रेटिस है, किजिली मार्क है और सकाय है। हाईएस्ट पीक कौन से है? माउंट आरातत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज जो न्यूज़ में बायलैटरल में एक्सरसाइज है। तो पहली यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली जो है ईस्टर्न ब्रिज है, फिर आपका सेकंड है इंडिया श्रीलंका, थर्ड है आपका इंडिया उज़्बेकिस्तान, ठीक है। फोर्थ है आपका शेलेसिस, जैसे जिसको भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। फिफ्थ है आपका वरुण जो इंडिया फ्रांस के बीच में, और सिक्स्थ है कोबरा जो इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका के बाद शिलिनेक है, और उज़्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक है, एक्स दस्तलिस्ट। और ये आपका जो आपका ये कौन सी कंट्री है? ये आई थिंक ओमान होगा ये शायद, ये हाँ इंडिया ओमान जो है ईस्टर्न ब्रिज है इसका, ठीक है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ ख़त्म होती है।